Hello everyone, this is the second lecture of module 3. In this lecture, we will discuss about the derivation of bending equation. We continue the same topic from the last lecture, that is the assumptions of pure bendings. Okay. Let me introduce first of all myself, Indresh Kumar Singh, faculty of department civil engineering, BVD, NIIT Lucknow. Okay. So, in this subject introduction to solid mechanics and ATU code KCE 402, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 मॉड्यूल थर्ड का जो आपका है यूनिट थर्ड जो है आपके इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की, उसका लेक्चर नंबर 2 है। सो in last class we have discussed about the assumptions of theory for the pure bending. There are the 7-8 assumptions given, but from that one or two we have completed. Okay. Once again we discuss about the assumptions. So, let us first of all first assumptions for derivation of the bending equation, that is the material of the beam is perfectly homogeneous and the isotropic. Okay. I hope आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि उसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द परफेक्टली होमोजीनियस मीन्स एंड द आइसोट्रॉपिक मीन्स। दिस इज द फर्स्ट assumptions. ओके। सेकेंड assumption इज द मटेरियल इज स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड ओवे द हुक्स लॉ, ये भी डिस्कस कर लिया था। तो हुक्स लॉ में और इलास्टिक लिमिट तक जो होगा वो मटेरियल जो होना चाहिए इज स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट तक रखना चाहिए। ठीक है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपको बनाया था, ये ध्यान से देखिए डायग्राम जो आपका बनेगा, क्योंकि अब स्ट्रेस शुरू हो गई है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर कोई भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है एक डायग्राम बनता है इस तरीके से, ये आपका बनता है, ये हमारा इल्ड पॉइंट मिल जाता है जब, तो इल्ड पॉइंट्स तक ही जो भी बीम होगी ये इस पॉइंट तक ही हमारा हुक्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, यही इलास्टिक लिमिट होती है। तो जो मटेरियल होगा वो स्ट्रेस यहीं तक रहेगा प्योर बेंडिंग के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जा सकता, मटेरियल तो जा ही सकता है, कोई और कंडीशन हो सकती है, लेकिन प्योर बेंडिंग की जो कंडीशन है वो हम यहीं तक फॉलो करेंगे और इतना एज्यूम्पशन लेकर चलेंगे कि इसके आगे मेरी इक्वेशन कोई काम करेगी या नहीं करेगी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना केवल है, आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल इल्ड पॉइंट तक ही ध्यान रखना है। दिस इज द मटेरियल सॉरी एज्यूम्पशन नंबर 2। थर्ड, the value of modulus of elasticity for the material is same in tension and compression. तो modulus of elasticity क्या होता है, ये हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, बात ये कह रहा है कि बीम में सर आपने बताया कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर लोड अगर अप्लाई हुआ तो अभी कहेंगे कि सर आपने बताया कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है एक पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या नीचे का कंप्रेशन में होता है, दूसरा ऊपर या नीचे का टेंशन में होता है। तो सर क्या यंग्स मॉडुलस जो है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो दोनों के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि ये भी क्या है, ई भी तो हमारा डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन और स्ट्रेस पे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल सा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आएंगे, क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि ई की वैल्यू जो है, यंग्स मॉडुलस जो है वो पूरा, चाहे टेंशन में बीम हो चाहे कंप्रेशन में, कोई भी फाइबर उसके होंगे, कोई भी प्लेन उसके होंगे, वो वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। फोर्थ एज्यूम्शन क्या है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग। यही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्योर बेंडिंग क्या होती है, तभी बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग मतलब जहां शियर फोर्स 0 हो, एंड देयरफॉर बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब प्योर बेंडिंग में होगी बीम, तो जब बीम हमारी कभी बेंड करती है, ठीक है, तो बेंड करेगी जब बीम, तो ध्यान रखना है आपको, हमेशा वो एक किसी ना किसी सर्कल की आर्क में बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपकी जैसे बीम है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ये बीम है और इस बीम को अगर जब लोडिंग हुई तो ये अगर बेंड हुई तो ये जो बेंडिंग होगी ऐसे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये किसी ना किसी सर्कल की एक आर्क की तरह काम कर रही होगी। मतलब अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट के अबाउट एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये बात समझिए, ये प्योर बेंडिंग की थ्योरी बताती है।
क्यों इस कहोगे इसके अलावा सर क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि हो सकता है ये बीम कहीं बेंड ऐसे कर जाए आपकी, तो अब ये थोड़ी आपको कोई बता सकता है कि सर्कल का पार्ट है। ओके, तो ये सर्कल का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बनाया है तो आपको इसमें आपको ये बात पता है कि ये जितना भी बेंडिंग होगी, जब प्योर बेंडिंग में होगी तो बीम जो बेंड करेगी तो जितना पार्ट बीम का होगा, ये बीम थी, बीम ऐसे बन गई, तो ये ऐसे बीम बनी, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो ये कहीं ना कहीं एक सर्कल बन जाएगा, ये प्योर बेंडिंग कहती है। तो ये किसी ना किसी सेंटर के अलोंग प्योर बेंडिंग में होता है ऐसा। तो अब आप समझिए हमें सर्कल नहीं बनाना है, बीम उतनी गिवन थी हमारी तो वही रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि ये आर्क में हो जाती है। अब ये फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्किल होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी मैं यूज करना चाहूँगा तो सर्कल की यूज कर सकते हैं कुछ रिलेशन फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये फोर्थ वाला जो एज्यूम्शन है इंपॉर्टेंट एज्यूम्शन है, और इसी को मैं लेकर सॉल्व करूंगा और इक्वेशन ड्राइव करूंगा। तो बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग एंड देयरफॉर बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। फिफ्थ पॉइंट है द ट्रांसवर्स सेक्शन which are plane and normal to the longitudinal axis, bending remains plane and normal to the longitudinal axis of the beam after bending। बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीम जो 3D में मैं बना रहा था आपकी, ठीक है, इस तरीके से ये बीम है, अब आप लोगों को पता है इसमें अगर मैं यहाँ से एक प्लेन कट करूँ, ये देखिए यहाँ का एक क्रॉस सेक्शन कट किए हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन बिल्कुल प्लेन है। अब अगर इस पर हम लोड अप्लाई कर देंगे और यही बीम आपकी क्या हो जाए, बेंडिंग में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से अगर ये बेंडिंग में भी आप 3D में बना सकते हो, ठीक है। अगर अब भी मैं यहाँ पर कोई प्लेन कट करूँ तो ये प्लेन तब भी सेम रहेगा, समझ गए हो। मतलब ये हुआ कि जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो नहीं चेंज कर देना है, चाहे बेंडिंग में आ जाए बीम या सिंपली ऐसे ही रहे बीम, ठीक है। तो वही आपका एग्जांपल 5 जो बता रहा है, एज्यूम्शन 5 जो हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन हम इसीलिए एज्यूम्शन क्यों है, क्योंकि इक्वेशन हम प्योर बेंडिंग की ड्राइव करने जा रहे हैं, इसीलिए एज्यूम्शन पे बहुत ध्यान देना है कि एज्यूम्शन ये मानकर चलते हैं तब हम ड्राइव करेंगे कि जो बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड थी विदाउट लोडिंग, तो उसमें कोई भी क्रॉस सेक्शन जो प्लेन था उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर बीम बेंड हो गई है, तब अगर कोई कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन कट करोगे तब भी वो बिल्कुल प्लेन ही रहेगा, वो वाला प्लेन और उस एक्सिस के नॉर्मल बिल्कुल रहेगा, ठीक है। ये पांचवा आपका एज्यूम्शन है, एज्यूम कर ली मैंने बात, ताकि जब मैं इक्वेशन ड्राइव करूं तो कोई बच्चा ये ना कह दे कि नहीं सर अब तो बेंड हो गई है तो उसका प्लेन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना है। 6 वाला क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड एक्सिस ऑफ बीम इज लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ सेक्शन ऑफ बीम। बात ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है विच प्लेन जो है वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेंड ऑफ एक्सिस की होगी, मैंने बताया ना जो बीम हमारी जब बेंड होती है तो एक आर्क आती है, ठीक है। तो आर्क जब आती है तो उसमें क्या होगा, एक रेडियस बनेगी। तो आप ध्यान रखना है कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेंगे वो उस बीम के जो भी डायमेंशंस होंगी उनसे ज़्यादा ही रहेगा। इतनी छोटी नहीं आर्क बना दोगे कि बीम आपने बनाई है 2 मीटर की और इतना ज़्यादा आपने बना दिया कि वो तो हमारी बेंड ऐसे हो गई, ठीक है। तो इतना नहीं बिल्कुल हो जाएगी कि इतनी बेंड हो गई कि पता चले स्ट्रक्चर देखने में नहीं अच्छा लग रहा। घर में कोई बड़ी सी बिल्डिंग में बना दी और वो रूम में आप धीरे धीरे वो इतनी बेंड होती चली गई बीम कि आपकी जो अलमीरा थी उस पर आ गई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, डायमेंशन जितनी होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर आपकी 100 × 100 × 1000 जो होगी तो उसमें 100 से मतलब उनसे 1000 जो मीटर होगी तो उससे भी ज़्यादा ही आपकी आर्क रहेगी। बात समझ गए, जो उसकी रेडियस रहती है वो ज़्यादा ही रहेगी, तो डायमेंशन से ज़्यादा ही रहेगी, ना कि इतना ज़्यादा कभी बेंड हो जाएगा। आई होप समझ गए हो। 7 जो एज्यूम्शन है आपका, ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। अब ऐसा नहीं कि बेंड कर रहे हो और सारी लेयर कह रहे हैं हम तो साथ में ही चलेंगे, ठीक है, रहेंगी सब साथ में, ऐसा नहीं कोई वो एक दूसरे को छोड़कर कोई इधर चल दे कोई उधर चल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे लेयर में डिवाइड होते हैं तो वो सब साथ में रहते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग तो परपेंडिकुलर रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके एज्यूम्शंस हैं, ये आप प्योर बेंडिंग में एज्यूम्शंस ध्यान रखिएगा जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब आप सिंपल सा समझिएगा, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि कोई बीम है हमारी, एक सिंपली सब बीम थी उसका मैंने कट किया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन कट किया है। अब इस क्रॉस सेक्शन में मुझे मालूम है, देखिए
यहाँ से एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस को अगर मैं कोई भी पॉइंट दे दूंगा, अभी आगे डायग्राम में बताएंगे, तो ए और बी हो सकता है। देखो यहाँ पे देखिए, ये सही है, ठीक है, अब सही है। ये कोई बीम का एक क्रॉस सेक्शन है, इसके एंड पे मूवमेंट होगा, प्योर बेंडिंग में है, आपकी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो दोनों एंड पे क्या है, मूवमेंट है, एम और एम लग रहे हैं। यहाँ पर ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपकी एम एन है, ये पी क्यू है। हमने एक कोई भी फाइबर जो है, ठीक है, एक फाइबर यहाँ पे देखा, और एक्सट्रीम फाइबर जो होगा वो ए बी है। अब बात समझिएगा यहाँ से ध्यान से, क्या ए वी इक्वल होगी पी क्यू के? यस, इक्वल होगी ये चीज़, और ये इक्वल किसके भी होगी, एम एन के भी होगी, ठीक है। पहली कंडीशन याद रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन हम ड्राइव करेंगे, इस इक्वेशन को दो पार्ट में ड्राइव करोगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। पहले पार्ट में क्या है, हमने एक बीम का क्रॉस सेक्शन लिया, दोनों एंड पे मूवमेंट है, उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे हमने नेमिंग कर दी है एम एंड एन, उसके ऊपर कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, जितना मन करे आपका, ऊपर नहीं निकल जाना है, बस बीम में ही रहना है। तो कोई भी डिस्टेंस जैसे है, मान लीजिए ये वाई ले ली मैंने, डिस्टेंस वाई, ठीक है, उस डिस्टेंस पर एक और हमने लाइन ड्रॉ की, उसको मैंने कहा एक दूसरा फाइबर बीच में है, उस पर पॉइंट किए पी क्यू, और जो एक्सट्रीम फाइबर बीम के बिल्कुल सरफेस पे होगा वो ए बी हमने लिया। अब हमें मालूम है डिस्टेंस की बात करें तो तीनों इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस डी एक्स के इक्वल मानिए, तो इसको हम डी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ये जब बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हुए तो ये क्या होगी, बीम क्या हो गई, ऐसे बेंड हो गई, ये बेंड देखो दिख रही है। अब बेंड जब होगी तो मैंने एज्यूम्शन में ही बताया था कि ये एक आर्क होगी। अब आर्क का मतलब ये हुआ कि अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो क्या होगा, एक सर्कल बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कल अगर बन रहा है तो सर्कल में क्या होता है, सेंटर तो हो गई होगा, तो ये मतलब समझ लिए सेंटर, इसीलिए बीम में सेंटर सिर्फ इसी इक्वेशन में लिया जाता है, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब अगर सर्किल की बात आई, कोई सेंटर हुआ तो रेडियस भी होगी, तो न्यूट्रल एक्सिस से हम डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, आर से। ये देखिए डिनोट किया है, आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये आर से डिनोट किया, ये न्यूट्रल एक्सिस से है। अब एक बात समझिए कि सर ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तो जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर रहेगी, उस पर तो चेंजेस आए नहीं, ना तो लेंथ इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जितने भी फाइबर होंगे वो सब कंप्रेशन में होंगे, और वो तो सर कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस कम हो गई, मीन्स पी डैश क्यू डैश डिनोट किए हम, और ये पी यहाँ पे और क्यू ओरिजिनल यहाँ था, तो ये कुछ आपको दिख रहा है कि कम हो गई, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये कम हो गई। ए डैश बी डैश भी कम हो जाएगी। अब कहोगे सर इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेंशन में है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीज। तो अब हम एक समझते हैं सिंपल सी बात कि न्यूट्रल एक्सिस पे अगर मैं बात करूं इसकी डिस्टेंस की, तो आपको पता है सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में अगर ये आपकी आर्क है और ये एंगल जितना भी होगा डी थीटा और ये आर, और ये आर्क की डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे देखिए ये तो एम एन जितनी यहाँ है सेम रहेगी भाई, न्यूट्रल एक्सिस तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ये डी एक्स ही होगी। तो ये अगर डी एक्स है तो ये फार्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल, तो आर इंटू डी थीटा से हमारी आर्क की डिस्टेंस निकल कर आती है, वही लिखिए डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, और ये कौन सी है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ये एम से एन तक, ठीक है। आर डी थीटा क्या लिखा है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए कि लेट डी थीटा विद द एंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेन ए सी बी डी एंड आर विद द रेडियस ऑफ लेयर, कंसीडर फाइबर पी क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये पी क्यू हमने लिया था वाई डिस्टेंस पर, न्यूट्रल एक्सिस से जो ज़्यादा था। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइबर पी क्यू इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, ये पी क्यू थी, हमने देखो यहाँ पे लिखा था पी क्यू इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू ये निकाले थे आर डी थीटा, तो यहीं से आप ये भी कह सकते हो कि पी क्यू इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक। ये बात समझ गए हो, थ्योरी में क्या लिखा है, आफ्टर डिफॉर्मेशन लेंथ ऑफ द फाइबर इज कंप्रेस पी डैश क्यू, कहाँ पे कंप्रेस हुई है, ये पी क्यू जो थी आपकी वो पी और क्यू डैश ये हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी कंप्रेस हो गई यहाँ पर। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ फाइबर, अब बात आ रही है कि अगर ये ओरिजिनल पी क्यू थी और जब कंप्रेस हुई है तो पी क्यू डैश हो गई, तो जो डिक्रीज हुई होगी तो कितनी डिक्रीज होगी, जो ओरिजिनल लेंथ माइनस पी डैश क्यू डैश, ठीक है, पी डैश क्यू डैश, तो ये आपकी कंप्रेस हो गई है, तो यहाँ पर आ गई है कि डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द फाइबर पी क्यू डैश, तो पी क्यू माइनस पी डैश क्यू से हमें क्या मिल जाएगी। अब आप समझिए
कि जब सर इस न्यूट्रल एक्सिस पर आपने आर्क बनाई तो आर डी थीटा से ये डिस्टेंस निकल आई, ठीक है, और ये थी हमारी एम एन। अब अगर मैं पी डैश क्यू डैश निकालें तो क्या हो जाएगी, पी डैश क्यू डैश डिस्टेंस, क्योंकि ये तो डी एक्स के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां से देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, जो ये रेडियस थी, तो यहां से ये y अगर है तो ये बचेगी कितनी, r माइनस वाई। तो ये डिस्टेंस अब कितना आ जाएगा, p डैश q डैश r माइनस वाई इंटू डी थीटा, ठीक है। वही आर्क का सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे अगर कोई ये वाली आर्क है, अब अगर रेडियस जो थी वो r माइनस वाई हो गई और ये डी थीटा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या आ जाएगी हमारी, r माइनस वाई इंटू डी थीटा। अगर r रेडियस है तो r डी थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी डिस्टेंस है, p डैश q डैश की, और ये p q की डिस्टेंस है, ओके। अब अगर दोनों चेंजेस कितना है तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल लेंथ है और माइनस कर देंगे इस वाली लेंथ को, ये माइनस किया है, तो इक्वेशन आपकी यहाँ पे देखो लिखी है r डी थीटा माइनस r माइनस वाई डी थीटा, ओके। तो ये आ गया हमारा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r डी थीटा माइनस r डी थीटा प्लस y डी थीटा, यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारा बचा y डी थीटा। ये आ गया जो चेंज ऑफ लेंथ हुआ इन कंप्रेशन मेंबर में, ठीक है। लेट अस द प्रोजेक्शन ऑफ द सी डैश ए डैश एंड वी डैश डी डैश मीट एट द पॉइंट ओ, जहाँ पे मिल रही है उसी। स्ट्रेन अगर निकालोगे तो स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होती है, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डिक्रीज इन लेंथ क्या हुई है ये डिक्रीज और लेंथ कितनी आई है, y इंटू डी थीटा आई है। तो स्ट्रेन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू डी थीटा, और ओरिजिनल लेंथ आपकी है पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख देंगे आर डी थीटा, मीन्स अगर डी थीटा कैंसिल कर दें तो हमारा क्या आ गया, स्ट्रेन y अपान आर आ गया, ओके। ये स्ट्रेन आ गई। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन करते समय आपको ध्यान रखना है सिंपल सा, कि कैसे बीम बेंड हुई, एक आर्क बनाए और उस आर्क से हमने सिंपल से आर्क का फार्मूला लगाया आर डी थीटा, कैसे वो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, वो सर्किल की प्रॉपर्टी का फार्मूला लगा दिया, ये निकल आया। अब हम आते हैं अपनी सब्जेक्ट में, तो स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन होता है हमारा चेंज ऑफ द लेंथ। तो हमने कोई भी फाइबर लिया, पहला आपको एक पॉइंट केवल याद रखना है, इस फाइबर में स्ट्रेन कितनी जनरेट हुई, वो स्ट्रेन चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज ऑफ लेंथ मैंने निकाल ली है और ओरिजिनल लेंथ आपको दी गई थी, तो आपने यहाँ से निकाल लिए हो ये चीज़। अब मुझे पता है कि अगर मैं कहूँ सिग्मा विद द स्ट्रेस इन द फाइबर पी क्यू, ठीक है, इसलिए सिग्मा होगी, तो हमको ये फार्मूला पता है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान ई, वेयर ई क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर करते रहेंगे, अभी आगे बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा ई अपान ए स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपान ई लिखा है और यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू कितना आया, वाई अपान आर, तो दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें तो आपका आ जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा अपान ई इक्वल टू वाई अपान आर। तो यहाँ से अगर स्ट्रेस की बात करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई अपान आर इंटू वाई। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। हैंस द स्ट्रेस इन एनी फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर। अब इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर आ गए, अभी बेंडिंग पूरी इक्वेशन ड्राइव नहीं हुई है, ये पहला पार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था 2 पार्ट में तोड़ना इस डेरिवेशन को बहुत आसान रहेगा। तो पहला पार्ट आपने क्या सीखा कि ये जो फाइबर हमने बाई डिस्टेंस पे लिया था, इस पे कितनी स्ट्रेस आती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ, और जब लोडिंग की है तो चेंज ऑफ लेंथ, वहाँ से स्ट्रेस निकाल के ये हमने निकाल लिया सिग्मा। तो हमारा फार्मूला जो आ गया है सिग्मा का, इस फाइबर पे आपको जो मिल गया होगा, सिग्मा इक्वल टू ई अपान आर इंटू वाई। अब आप ध्यान से देखिए उस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, जितना y बढ़ाओगे सिग्मा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अब जितना y बढ़े सिग्मा उतना ही बढ़ा। y की वैल्यू अगर 0 कर दे, हम न्यूट्रल एक्सिस पर आ जाएं, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अगर न्यूट्रल एक्सिस पे y इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो यहाँ तो 0 रहेगा, और यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन में अगर यहाँ लोडिंग में है तो देखिए एक्सट्रीम कहाँ पर होगी आपकी, हमेशा जितना y मैक्सिमम होगा तो उसके एक्सट्रीम फाइबर पर स्ट्रेस ज़्यादा होगी, ठीक है। बात समझ गए हो। तो ये इक्वेशन आपकी यही बताती है, जो पहली इक्वेशन ड्राइव होकर आई है, कि हमारा क्या है कि हेंस द स्ट्रेस इंटेंसिटी इन एनी फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर।
दूसरा पार्ट इसका देखिए, अब क्या समझना है, सेकेंड पार्ट में इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे। अब हमें चाहिए मूवमेंट वाला टर्म, ठीक है। तो मूवमेंट वाला टर्म अगर चाहिए तो सिंपल सा एक क्रॉस सेक्शन कोई भी कट कर लीजिए बीम का, हमने आर्बिट्री कंसीडर किया, वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस बना दी, ठीक है, उसी बीम का जो बीम लिए थे, और उस बीम में हमने ये एक छोटा सा पार्ट कट किया जिसकी एरिया डेल ए है और ये वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। वही पी क्यू वाला जो फाइबर था उसी पे हमने अगर क्रॉस सेक्शन उसका छोटा सा और एलिमेंट कट किया जिसकी एरिया क्या है, डेल यू है। कंसीडर एलिमेंटल एरिया डेल ए एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपको। अब यहाँ से आप समझिएगा सिंपल सा कि इस स्ट्रेस के कारण जो इस एलिमेंट पर फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर, तो हमें पता है फोर्स जो होगा क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया मीन्स सिग्मा इंटू डेल ए, ठीक है। ये इस पे हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका डेल इंटू ए। अब अगर मैं उस फाइबर पूरे पी क्यू की बात करें तो क्या कर देंगे, इसको हम समेसन कर दें तो सिग्मा अपान डेल ए। मतलब ये हो गया आपका कि जो फोर्स ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आ जाएगा उस पॉइंट पे, वो क्या आ गया हमारा, जो समेसन हमने किया है ये चीज़ आ गई, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो हमने स्ट्रेस इंटू एरिया किया, एक एलिमेंट कट किया न्यूट्रल एक्सिस से अबव कहीं पर भी बाई डिस्टेंस पे, उस पर जो हमारी स्ट्रेस थी सिग्मा, और उसकी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डेल ए है तो हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल ए, ठीक है। अगर उसको हम सारे एलिमेंट छोटे छोटे ऐसे कट किए होंगे उनको सबको ऐड कर देंगे तो समेसन का साइन लगाए तो हमारा आ गया सिग्मा इंटू डेल ए। अब सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, ये टोटल फोर्स की बात हो रही है, टोटल फोर्स कितना आया, समेसन ऑफ सिग्मा इंटू डेल ए, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी, ई अपान आर इंटू वाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा समेसन ऑफ ई अपान आर इंटू वाई डेल ए, ठीक है। ये डेल ए हो गया, ओके। तो अगर अब डेल ए आ गया हमारा और इसका मूवमेंट ले लिया जाए अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस वाई डिस्टेंस के साथ, तो हमारा मूवमेंट कितना आ जाएगा, ये समेसन ई अपान आर इंटू वाई डेल ए और डिस्टेंस y से, तो ये हमारा आ जाएगा समेसन वाई स्क्वायर डेल ए और ई अपान ए बाहर लिख, ई अपान आर बाहर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए मूवमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो फोर्स को अगर हमने फोर्स हम निकाल चुके थे, कितना आया था हमारा टोटल फोर्स, ये फोर्स आया है ई अपान आर समेसन वाई डेल ए। अब इसी में अगर हम क्या कर दें, ये चीज़ अभी छोड़ दीजिए आप, सिंपल सा समझिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमने उसी फोर्स में क्या किया, y से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिल गया, मूवमेंट मिल गया, बहुत आसान हो गया। अब मूवमेंट जब मिल गया तो मूवमेंट में देखिए कितना आया, ई अपान आर वाई स्क्वायर डेल ए। अब आप समझिए कि ई स्क्वायर वाई अपान डेल ए पूरे पर आ रहा, टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो आया है इसमें ई अपान आर तो कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर डेल ए, ठीक है। वाई स्क्वायर डेल ए क्या है, ये सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अगर किसी भी एरिया में पहले जब y से एक बार मल्टीप्लाई होता है तो वो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया होता है। तो उससे हम क्या सेंट्रॉइड किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं, ओके। जब हमें इसमें एक और y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए, तब क्या मिल जाएगा हमको, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्सिया और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का टर्म आप समझ जाइए, आपने पढ़ा भी होगा कि ये क्या होता है, तो ये मूवमेंट ऑफ एरिया बोला जाता है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो डेल स्क्वायर जो आपका वाई स्क्वायर डेल ए है वो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई से डिनोट कर रहे हैं किसी भी बीम का। कितना आसान हो गया यहाँ पर, फिर तो बहुत आसान हो गया सर कि ये अगर वैल्यू आई है तो m इक्वल टू ई अपान आर इंटू आई, आई को इधर ले आइए तो m अपान आई और e अपान आर, ठीक है। ये आ गया बात, ये चीज़। और e अपान आर हमने जब ड्राइव किया था फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए क्या आया था यहाँ पर, यहाँ पे e अपान आर इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपान वाई, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम, वी हैव अर्लियर सिग्मा अपान वाई ई अपान आर है और दूसरी इक्वेशन में हमारा आ गया m अपान आई, दोनों इक्वेशन को अगर मैच कर दें तो हम फॉर्मूला हमको मिल जाएगा m अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर, और इसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन,
ठीक है। तो दो पार्ट में बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, एक में स्ट्रेन निकाल लो, एक में मूवमेंट निकाल लीजिए, ठीक है, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। दोनों से इक्वेशन हमारी दो निकल के आ जाती हैं। दोनों इक्वेशन अलग अलग सिग्निफिकेंस भी बताती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली इक्वेशन बताती है कि कैसे किसी भी बीम में स्ट्रेस हमारी चेंज होती है जब न्यूट्रल एक्सिस से हम ऊपर को या नीचे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो हो जाती है, वो मैंने डेरिवेशन में बताया। सेकेंड में मूवमेंट का है, अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन को आगे, तो फिर वहाँ पे हम समझेंगे, तब फिर हमारा एक नया टर्म आएगा, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा, एज्यूम्शंस आएंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और जो सिग्निफिकेंस बताएं वो जरूर ध्यान रखने हैं आपको। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन मॉडुलस। ओके, थैंक यू।